Now let's start our points. Building temples, mosques and tanks. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Take the example of the Rajarajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Rajarajadeva for the worship of his god Rajarajeshwaram. कि टेम्पल मॉस्क जो थे वो ब्यूटीफुली तरीके से कंस्ट्रक्टेड किए जाते थे क्योंकि ये वर्शिप ऑफ प्लेस होते थे और एक राजा की जो पावर वेल्थ होती है उसको भी ये डेमोन्स्ट्रेट करते थे। टेम्पल डिवोशन ऑफ पैट्रन और उसका जो भक्तिभाव होता है अपने गॉड के प्रति उसको भी दिखाता था। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। राजराजेश्वरा टेम्पल जो होता है उसका एक इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि जो किंग होता है राजराजदेवा जिसने राजराजेश्वरम टेम्पल बनवाया था वो क्या दिखाता है, उसको वर्शिप ऑफ हिज गॉड को दिखाता है क्योंकि उसका गॉड होता है राजराजेश्वरम। नोटिस हाउ द नेम ऑफ द रूलर्स एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। कैसे एक राजा का नाम और एक भगवान का नाम जो होता है एक दूसरे से मिलता है। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। राजा जो था उसने अपना नाम भगवान के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि वह इसको क्या मानता था, अपने लिए शुभ मानता था, मंगलकारी मानता था और ही वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड और अपने आप को भगवान के रूप में भी दिखाना चाहता था। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर। यहाँ पर एक रिचुअल्स के थ्रू ये दिखाया गया है कि कैसे एक राजा दूसरे राजा को ऑनर कर रहा होता है। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। यहाँ पर जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे वो राजाओं के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। द अदर लेजर डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ द अलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स। द टेम्पल्स वाज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग्स एंड इज अलाइज। यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरे छोटे देवी देवता होते हैं, जो और छोटे मंदिर होते थे, उनके अंदर उनके जो अलाइज और सबऑर्डिनेट होते हैं रूलर के, वो पूजा पाठ करते थे। और जो टेम्पल होता है ये क्या दिखाता है, मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड दिखाता है कि संसार का छोटा रूप दिखाता है जो कि राजाओं के द्वारा रूल किया जाता है और उसके अलाइज जो होते हैं, उसके जो सहयोगी होते हैं, उनके द्वारा रूल किया जाता है। एज दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स, वो एक साथ रॉयल टेम्पल के अंदर पूजा पाठ करते थे। इट सीम्स एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। और ये एक चीज़ ये भी दिखाती है कि अर्थ के ऊपर भगवान जो होता है वो शासन करने के लिए आ गया है। लेकिन जो मुस्लिम सुल्तान होते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। मुस्लिम सुल्तान और बादशाह जो थे डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ द गॉड, वो अपने आप को भगवान का अवतार नहीं मानते थे। बट पर्शियन कोर्ट्स क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ द गॉड। लेकिन जो पर्शियन कोर्ट के अंदर जो इतिहासकार होते हैं वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि सुल्तान जो था वो एक शैडो ऑफ गॉड होता है। एन इंस्क्रिप्शन इन कुआवत अल इस्लाम मॉस्क्यू एक्सप्लेन, जो कुआवत अल इस्लाम मॉस्क्यू जो होती है वो भी ये एक्सप्लेन करती है कि गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मूसा एंड सोलोमन। कि भगवान ने अलाउद्दीन को चूज़ किया है एक राजा के रूप में क्योंकि उसके अंदर मूसा और जो सोलोमन होता है उनकी क्वालिटीज़ होती है। मूसा और सोलोमन जो था एक ग्रेट लॉ गिवर्स होते हैं पास्ट टाइम के, जो कि एक राजा के रूप में दिखाया गया है। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। ही क्रिएट द वर्ल्ड आउट ऑफ चेओस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। यहाँ पर सबसे बड़ा जो लॉ गिवर और आर्किटेक्ट होता है वो होता है भगवान खुद। उसने इस संसार को बनाया और इसको चला रहा है। इसके लिए जो भी ऑर्डर सिमेट्री बनाई है वो सब किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की हुई होती है, वो गॉड के द्वारा इंट्रोड्यूस की हुई होती है। देखिए यहाँ पर हम एक जामा मस्जिद जो होती है उसका यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता था। एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, जैसे ही नई डायनेस्टी जब पावर में आती थी, किंग्स वांटेड टू एम्फासाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद द गॉड, स्पेशली इम्पोर्टेंट in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great
culture centers that brought fame to their rule and their realms. क्या था कि जैसे ही कोई डायनेस्टी पावर में आती तो राजा जो था वो अपने आप को कैसा बनाता था, मोरल राइट जो थे उसके ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करता, ज़्यादा जोर देता था। और जो कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस होते थे वो क्या दिखाते थे, वो क्या प्रोक्लेम करते थे, क्लोज रिलेशनशिप प्रोक्लेम करते थे कि राजा की जो रिलेशनशिप होती है भगवान के साथ बहुत क्लोज होती है। विशेष तौर पर ये एक पॉलिटिकल जो चेंज होता है, रैपिड पॉलिटिकल चेंज होता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजा जो था वो ये भी ऑफर्ड करता है कि पैट्रोनेज टू द लर्न, कि जो विद्वान होते हैं और जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, उनके अंदर क्या था कि शासक जो थे वो विद्वान और धर्म से रिलेटेड जो पर्सन होते थे उनको भी वो पैट्रोनेज करते थे, उनको भी आश्रय देते थे। और ये कोशिश करते थे कि जो राजधानी और सिटीज़ होती है उनको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में वो क्या करते थे, चेंज करते थे, परिवर्तित करते थे, ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करते थे। और इन सब से क्या होता था, राजाओं को फेम मिलती थी, उनको प्रसिद्धि मिलती थी। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड बी नॉट विदहोल्ड रेंज। ये एक समझ ये थी कि न्याय जो था, न्याय प्रिय राजा का राज जो होता था वो ऐसा होना चाहिए जो जहाँ पर खुशहाली और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी और पर्याप्त वर्षा और पानी की कोई कमी ना हो। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स। और इसी तरह उस टाइम जो कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स और रिजर्वायर्स जो थे उनका निर्माण कार्य जब किया जाता था तो इससे राजा को बहुत ज़्यादा प्रेज मिलती थी। सुल्तान इल्तुतमिश won an universal respect for constructing a large reservoir just outside दिल्ली कोहाना। तो इसी तरीके से जो सुल्तान इल्तुतमिश होता है उसको यूनिवर्सल रेस्पेक्ट मिलती है, किस लिए कि उसने दिल्ली कोहाना के एकदम निकट एक विशाल जल का निर्माण करवाया, जो कि क्या होता है, लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कोहाना। इट वाज कॉल्ड द हौज ए सुल्तानी, जिसको हौज ए सुल्तानी बोला गया या फिर किंग्स रिजर्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो रूलर्स होते थे अक्सर इस तरह के टैंक्स और रिजर्वायर्स बनवाते रहते थे, छोटे और बड़े, जो कि आम लोगों के लिए यूज होते थे। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल, मॉस्क्यू और ए गुरुद्वारा। और कई बार क्या होता था कि ये जो रिजर्वायर्स होते थे पानी के, ये जो जलाशय होते थे, ये कई बार क्या होता था इनमें कि एक टेम्पल का पार्ट होते थे या फिर किसी मॉस्क्यू का पार्ट भी थे, गुरुद्वारा का पार्ट्स होते। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल होता है उसको देख सकते हैं, जो हरमिंदर साहिब के द्वारा बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, कि टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया गया। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। कि राजा जो था मंदिरों का निर्माण अपनी जो पावर होती है, जो वेल्थ होती है और डिवोशन ऑफ गॉड होती है उसको दिखाने के लिए करते थे। यहाँ पर सरप्राइजिंग के लिए कुछ नहीं होता कि एक राजा जब दूसरे राजा पर अटैक करता है तो अक्सर किसको टारगेट बनाता था, इन बिल्डिंग्स को ही टारगेट बनाता है। तो ये जानकर हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। तो इन द अर्ली नाइन्थ सेंचुरी के अंदर क्या होता है, जब पांड्यान किंग श्रीमारा श्रीवल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द सेन प्रथम। जो पांड्यान किंग होता है श्रीमारा श्रीवल्लभ, उसने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया तो उसने सेन प्रथम को हरा दिया। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धमकीती नोटेड, तो बुद्धिस्ट मॉन्क और जो इतिहासकार होता है धमकीती, उसने ये लिखा कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, द स्टेचू ऑफ बुद्धाज मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल प्लेस एंड द गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, ऑल दीज ही सेव्स। कि जब
जो श्री वल्लभ होता है उसने जब आक्रमण किया श्रीलंका के ऊपर, तो वो यहाँ से जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें होती थी सबको अपने साथ ले गया। उसके अंदर क्या थी कि ज्वेल प्लेस से जो महात्मा बुद्ध होता है उसकी एक गोल्ड की स्टैचू होता है वो भी ले गया। गोल्डन इमेजेस जितनी भी थी वेरियस मोनेस्ट्रीज़ के अंदर उन सबको वो अपने साथ ले गया। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिंघाल्स रूलर हैड टू बी अवेंज। यहाँ पर जो सिंघाल जो थे उनकी प्राइड जो थी वो ब्लो हो जाती है और इसका बदला वो अवश्य लेते थे। और नेक्स्ट जो सिंघाल रूलर होता है सेनदित्य, उसने इसका बदला लिया। उन्होंने अपने जो सेनापति होता है उसको ऑर्डर दिया और उसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इन्वेडेड मदुरई के ऊपर आक्रमण कर देता है। द कैपिटल ऑफ पांड्या, जो कि पांड्याज की कैपिटल होती है। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड ए स्पेशल एफर्ट्स टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू। ये जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर जो होता है उसने ये लिखा कि जो इस अभियान के अंदर क्या होता है कि बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति होती है उसको ढूंढ निकालने का और उसको वापस रिस्टोर करने का पूरा प्रयास किया गया। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, उसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में क्या होता है कि व्हेन द चोलाज किंग राजेंद्र प्रथम बिल्ट ए शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल, ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टेचू सीज फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। कि जो चोलास किंग होता है राजेंद्र प्रथम, जब वो शिवा टेम्पल बनाता है अपनी कैपिटल के अंदर, तो वो उस टेम्पल को जो उसने राजाओं के द्वारा राजाओं को हराकर जो मूर्तियाँ जीती थी उससे उन मूर्तियों से उस टेम्पल को भर देता है। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट लिस्ट होती है उन मूर्तियों की। ए सन पेडेस्टियल फ्रॉम द चालुक्याज, गणेश स्टैचू एंड सेवरल स्टैचू ऑफ दुर्गा, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava and Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and Kali statue from the Palas of बंगाल। तो इस तरह से उसने अलग अलग राजाओं के ऊपर आक्रमण कर कर अलग अलग जो मूर्तियाँ थी उनको अपने कब्जे में की। अब हम आते हैं जो अफ़गान रूलर्स होता है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। कि गजनी का जो सुल्तान होता है सुल्तान महमूद गजनवी वाज ए कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र प्रथम, वो राजेंद्र प्रथम का कॉन्टेम्प्रेरी होता है। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल ऑफ डिफीटेड किंग्स। वो किसके ऊपर आक्रमण करता है, जो हारे हुए राजा होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करता है और उनके टेम्पल्स के ऊपर आक्रमण करता है। एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडियल्स, और उनके जो वेल्थ होती है उसको लूट ले जाता है और उनके जो आइडियल्स होते हैं उनको तहस नहस कर देता है। सुल्तान महमूद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट द टाइम। सुल्तान महमूद जो होता है उस टाइम का इंपॉर्टेंट रूलर नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जब वो इंडिया के ऊपर आक्रमण करता है तो इंडिया में वो 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार वो जीतता है। उसका सबसे फेमस जो अटैक होता है वो होता है गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर के ऊपर जब वो अटैक करता है। तो उस अटैक के बाद उसको इस्लाम का हीरो मान लिया जाता है। especially the one, but he destroying temples, especially the one at Somnath. He tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Age, most rulers display their political might and military success. यहाँ पर मिडल एज के अंदर जब हम देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर में, तो ज़्यादातर जो रूलर्स थे वो ये डिस्प्ले करते थे कि उनकी जो पॉलिटिकल माइट्स होती है और उसकी जो मिलिट्री सक्सेस होती है बाय अटैकिंग, तो अटैकिंग के द्वारा वो अपने आप को पावरफुल दिखाते थे। एंड लूटिंग द प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स, और हारे हुए जो राजा होते हैं उनके जो वर्शिप ऑफ प्लेस होते थे उनको लूट कर वो इस चीज़ को जाहिर करते थे कि वो ज़्यादा पावरफुल होते। अब हम पढ़ेंगे गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मुग़लों के अंडर जो आर्किटेक्चर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशल शाहजहाँ वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। तो किसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उन्होंने? लिटरेचर के अंदर वो इंटरेस्ट लेते। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। इन हिज बायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। यहाँ पर जो बाबर होता है उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, ये डिस्क्राइब किया है कि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो प्लानिंग और लेइंग के अंदर होता है, फॉर्मल गार्डन्स होते हैं। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल एनक्लोजर एंड डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स, जो कि क्या होते हैं
कि अक्सर ये बाग जो थे दीवारों से घिरे होते थे और इनके अंदर क्या होता था, डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, और ये आर्टिफिशियल चैनल के द्वारा घिरे हुए होते थे और जो 4 भागों में ये डिवाइड होते थे। तो इस तरह से उसकी जो प्लानिंग होती है वो दिखाई देती है। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चहार बाग, इन गार्डन को क्या बोला गया, चहार बाग को बोला गया। क्यों? क्योंकि 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इनको चहार बाग बोला गया। बिगनिंग विद अकबर, अकबर के द्वारा ये शुरू की गई थी 4 बाग की जो परंपरा होती है। Some of most beautiful चहारबाग्स were constructed by जहांगीर एंड शाहजहाँ इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। यहाँ पर कुछ और सुंदर चहारबाग होते हैं कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहाँ ने जिनको बनवाया था। देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, अकबर के शासनकाल में कई तरह के इनोवेशन होते हैं, आर्किटेक्चरल इनोवेशन होते हैं। फॉर इंस्पिरेशंस, यहाँ पर जो इंस्पिरेशन होती है, इनकी जो प्रेरणा होती है वो अकबर्स आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशिया एंसेस्टर्स, कि अकबर का जो आर्किटेक्ट टर्न होता है वो किससे लिया गया होता है, वो उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं तैमूर के मकबरों से ली गई। द सेंट्रल टॉरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मुगल, कि यहाँ पर जो क्या होता है कि जो हुमायूं का जो मकबरा होता है उसमें पहली बार क्या दिखाया गया है, यहाँ पर सेंट्रल टावरिंग डोम दिखाई गई। ये देखिए यहाँ पर आप टॉम्ब ऑफ हुमायूं को देख सकते हैं, जिसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, अकबर। और इसके अंदर पहली बार जो टॉम्ब, जो सेंट्रल टावरिंग डोम होता है उसका यूज़ किया गया है। आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब, द टॉम्ब वाज प्लेस इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चहारबाग। टॉम्ब जो होता है वो किसके बीच में होता है, वो फॉर्मल चहारबाग जो होते थे उनके सेंटर में बनाया जाता था। एंड बिल्ट इन ट्रेडिशन नॉन एज 8 पैराडाइज, और इस बिल्ट को क्या बोला, किस ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता था, 8 पैराडाइज के नाम से, या फिर हसिस बिहस्त के नाम से जाना जाता था। एक सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, और इस यहाँ पर 8 जो कमरे होते थे उनके बीच में इनके चारों ओर 8 कमरे होते थे और बीच में एक सेंट्रल हॉल होता था। बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो रेड सैंडस्टोन से बनाई जाती थी और इसके जो कॉर्नर्स होते थे वो वाइट मार्बल से बनाए जाते थे। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ रीजन, अब हम शाहजहाँ का शासनकाल देखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल में क्या होता है। ड्यूरिंग शाहजहाँ रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, शाहजहाँ के शासनकाल में हम अलग तरीके का आर्किटेक्चर देख सकते हैं जो किससे मिलते जुलते थे, देख लेते हैं अभी। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फोकस्ड टुगेदर इन ए ग्रैंड हारमोनियस सिमेट्रीज, यहाँ पर क्या था, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान हम जो मुगलों का जो आर्किटेक्चर होता है उसका अलग एलिमेंट देखते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्या होता था, ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस होता था। इस रीजन विटनेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली, उसके शासनकाल के दौरान जो निर्माण कार्य होता था वो बहुत ज़्यादा किया गया, स्पेशली आगरा और दिल्ली के अंदर निर्माण जो कार्य था वो चलता रहता था, कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी जो थी वो चलती रहती। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, यहाँ पर सेरेमोनियल हॉल्स बनाए गए 2 तरह के, पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास जो होती थी वो उसके जो गुप्तचर होते थे, उसके जो सलाहकार होते थे, जिनके साथ बैठकर वो कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर चर्चाएं करता था, तो वो दीवाने आम
सो ये दीवाने खास में बैठ कर करता था, और पब्लिक की जो शिकायतें वो सुनता था, पब्लिक की जो अपील्स जो सुनता था वो दीवाने आम के अंदर बैठकर वो सुनता था। तो इस तरह से दो तरह के सेरेमोनियल्स हॉल बनाए गए थे। वर केयरफुली प्लान विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड। दीज कोर्ट वर ऑल्सो डिस्क्राइब एज चिहिल सुतून और 40 पिलर हॉल्स। तो एक विशाल आंगन के अंदर ये एक दरबार बनाया जाता जिसको चिहिल सुतून या फिर 40 खंभों के सभा भवन भी ये कहलाते थे, 40 पिलर हॉल्स। शाहजहां ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल ए मॉस्क। विशेष तौर से शाहजहां का जो शासनकाल होता है, शाहजहां का जो भवन होता है, उसको मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया था। द पेडेस्टियल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज ए किबला, कि उसका जो सिंहासन था जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था, क्योंकि क्या होता है कि मुसलमान जो थे, जो किबला उनकी जो क्या होती थी, एक होली प्लेस होता है कि उसकी तरफ मुँह कर कर वो प्रेयर करते हैं। मुस्लिम एट प्रेयर सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन विद कोर्ट वाज इन सेशन। तो कहा जाता है कि जिस समय दरबार चलता था उस समय हर आदमी उस ओर ही मुँह करके बैठता था। द आइडिया ऑफ किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जो किंग के जो आइडियाज़ होते थे वो किसके माने जाते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड के माने जाते थे। कि ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर, कि राजा जो था पृथ्वी पर एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया है और ये उसी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज बाय शाहजहां इन हिज। यहाँ पर क्या था कि शाहजहां ने दिल्ली के जो लाल किला होता है अपने नवनिर्मित दरबार के अंदर उसने इसको बनवाया। कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली के अंदर उन्होंने लाल किले का जो अपना जो निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, न्यूली कंस्ट्रक्शन दरबार के अंदर राजकीय न्याय और शाही दरबार इनके बीच में जो संबंध होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वाज ए सीरीज ऑफ पित्रादुरा। जो एम्परर्स का जो थ्रोन होता है उसके पीछे पित्रादुरा की सीरीज बनाई हुई होती है। इन लेज द डिपिक्टेड द लीजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस, जो कि किसको दर्शाता है, जो ग्रीक गॉड होता है ऑर्फियस उसको दर्शाता है, कि उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, प्लेइंग द ल्यूट। इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे कोएक्साइटेड टुगेदर पीसेबली, कि जो ऑर्फिशियस होता है उसके संगीत को ऐसा माना गया है कि एक आक्रामक जानवर जो होता है, एनिमल जो होता है, वो उसको भी शांत कर सकता है, उसका जो संगीत होता है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से रहने लगता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लाइव टुगेदर इन हारमोनी। इट मीन्स कि शाहजहां का जो सार्वजनिक सभा भवन होता है उसको इस तरह से कंस्ट्रक्टेड किया गया था जो कि ये सूचित करता है कि उस न्याय करते समय राजा छोटे और बड़े लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा और वो सद्भाव के साथ रहेंगे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा। शासन के जो आरंभिक वर्ष होते हैं, जो ईयरली ईयर्स होते हैं, शाहजहां की राजधानी आगरा थी। ए सिटी वेयर द नोबिलिटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड देयर होम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। यहाँ पर क्या था कि कुछ विशिष्ट लोग जो होते थे उन वही अपने घरों का निर्माण कहाँ करते थे, यमुना रिवर के बैंक के ऊपर कर सकते थे। दीज वर सेट इन मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स। ये जो फॉर्मल गार्डन्स जो होते थे इनका निर्माण चार बाग की जो रचना होती है उन्हीं के समान उनके बीच में हुआ था। फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चहारबाग फॉर्मेट। द चहारबाग गार्डन ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन।
चहारबाग को जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किसके रूप में डिस्क्राइब करते हैं, वो रिवर्स फ्रंट गार्डन के रूप में भी उसको बोला जाता है। इन दिस ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चहारबाग। यहाँ पर जो आम नागरिक थे वो चहारबाग के बीच में अपना घर नहीं बना सकते थे, बट इट इज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, लेकिन वो इनके किनारे पर या बैंक के पास में, रिवर का जो बैंक होता है उसके आसपास अपना घर बनाते थे। शाहजहाँ अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। शाहजहाँ ने इसको अडेप्ट किया है रिवर फ्रंट गार्डन को ताजमहल को जब बनाया उसके अंदर। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रीजन हियर द वाइट मार्बल्स mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south। क्या था कि जो यहाँ सफ़ेद संगमरमर का जो मकबरा होता है नदी के तट के एक चबूतरे पर बनाया गया था, टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर। एक चबूतरे था, बाग के दक्षिण में बनाया गया था, साउथ में बनाया जाता है। तो क्या होता है कि शाहजहाँ जो थे, ये देखिए आप ताजमहल को देख सकते हैं जो कि हमारे 7 वंडर्स के अंदर आता है। यहाँ पर आप यमुना रिवर को देख सकते हैं, ये आपकी यमुना रिवर होती है और ये जो घर होते हैं ये इसके आसपास बनाए जाते थे, बैंक के आसपास। और ताजमहल भी यमुना रिवर के बैंक के ऊपर होता है। डेवलप दिस आर्किटेक्चर फॉर्म एज ए मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल हैड टू द रिवर्स। क्या था कि यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे, जो आर्किटेक्चरल फॉर्म होती थी, वो किसके कंट्रोल में थे, एक्सेस द नोबल पर्सन। वहाँ पर रिवर के ऊपर केवल जो नोबल पीपल होते थे उन्हीं को अधिकार होता था। वो जो न्यू सिटी होती है शाहजहानाबाद, द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में बनाई गई थी। द इम्पीरियल प्लेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स। केवल नोबल पर्सन जो होते थे उनको ही फेवर करती थी। लाइक इज एल्डर सन दारा शिको, जो उसका एल्डर सन होता है दारा शिको, वर गिवन एक्सेस टू रिवर। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और जो दूसरे जो नोबल पीपल होते थे वो अपने जो घर बनाते थे उनका निर्माण वो यमुना नदी से दूर शहर में करते थे। केवल उसका जो बड़ा बेटा दारा शिको है वही नदी तक पहुंच उसको मिलती है। तो इस तरह से उस टाइम भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th and 18th century, there were also a considerable sharing of ideas across region. The tradition of one region were adapted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब कंस्ट्रक्शन जो काम चलता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है इंक्रीज होती है। और उससे क्या होता है कि यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विचारों का भी आदान प्रदान होता है। एक क्षेत्र की जो परंपराएं हैं वो दूसरे क्षेत्र में अपनाई जाती है। एक ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर। विजयनगर के अंदर क्या होता है, विजयनगर में राजाओं की जो हाथियों के रखने का स्थान होता है, गजशालाएँ जो होती है, स्टेबल्स ऑफ रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. In Vrindavan, near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to Mughal place in Fatehpur Sikri। के जो राजाओं की गजशालाएँ होती हैं उन पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसी आसपास की जो सल्तनतें होती हैं
उनके अंदर जो वास्तुकला होती है, आर्किटेक्चरल जो होता है, शैली का बहुत प्रभाव पड़ता है। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने जो टेम्पल्स होते हैं उनके अंदर भी इस तरह की जो स्टाइल होती है वो यूज की गई है। फतेहपुर सीकरी के अंदर मुग़ल महलों से मिलती जुलती मिलती है। तो इस तरह से क्या होता था, क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर द दैट ब्रोट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक forms and architecture styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional जो विशाल साम्राज्य होते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ें, ये शैलियाँ जो होती है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उनके अधीन में ला दिया। और विभिन्न क्षेत्रों में जो ये आर्किटेक्चरल जो होता है ये देखने को मिलता है। मुग़ल रूलर्स जो थे विशेष तौर से स्किल्ड होते हैं, उन्होंने इसको अडेप्ट किया, इस तरह की स्किल को अपने जो रीजनल्स, उनके जो रीजनल्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल होती है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर उन्होंने इनको यूज़ किया। इन बंगाल के अंदर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड ए रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल ए थैटेज हैट। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक थैचेट हैट जो छप्पर की झोंपड़े के समान जो होती है दिखने वाली छत डिजाइन किया है जो कि झोंपड़े के जैसी दिखती है, हट के जैसी। द बंगला डोम, जिसको बंगला डोम कहा गया। सो मच दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल ऑफ फतेहपुर सीकरी। मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। अकबर की जो कैपिटल होती है फतेहपुर सीकरी के अंदर, वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है ये स्टाइल का। और जो गुजरात और मालवा होती है उसके अंदर भी आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखाई देती है। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल रूलर्स वन इन द 18th century, द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनेज वर constantly used and adapted by other rulers wherever they tried to establish their own kingdoms। और अकबर की जो राजधानी होती है उसमें भी ये देखने को मिलती है। और इसके बाद मुग़ल एम्पायर्स के बाद जितने भी शासक आते हैं उन्होंने भी इस तरह की शैली जो होती है उसको अपनाया। 18वीं शताब्दी से मुग़लों की जो सत्ता होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद और दूसरे जो राजा आते हैं उन्होंने भी इस तरह की स्टाइल को अपनाया है। तो नेक्स्ट होता है हमारा चर्च दैट टोच द स्काईज, आसमान को छूते हुए बड़े बड़े चर्च। फ्रॉम द 12th century onward, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. These architectural style known as Gothic was distinguished by high pointed arches। अब यहाँ पर गॉथिक जो स्टाइल होती है उसका यूज़ किया गया कि 12वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है कि फ्रांस में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उनकी तुलना में ऊंचे और हल्के चर्च जो थे उनका निर्माण किया गया, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया। और ये जो शैली थी क्या कहलाती है, गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है, जो चर्च वगैरह बनाए जाते हैं। इन शैली की क्या विशेषताएं होती है कि नुकीले ऊंचे मेहराब होते हैं, हाई पॉइंटेड आर्चेज, द यूजेज ऑफ स्टेन ग्लासेस ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरेसेस, tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to the church. On the best known example of this architectural style is the Church of Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century। इनकी जो विशेषताएं होती थी कि नुकीले ऊंचे मेहराब होते थे इनके, यहाँ पर जो इनके आर्चेज होते थे वो बड़े बड़े होते थे और स्टेन ग्लास इसके अंदर लगाए जाते थे, रंगीन कांच के जो गिलास होते हैं जिससे प्राय बाइबल से लिए गए चित्र इसके अंदर दिखाए गए, उड़ते हुए पुश्ते दिखाए गए, दूर से दिखने वाले ऊंची मीनारें और घंटे वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए। इस तरह की जो स्टाइल होती है ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, बेस्ट नोन एग्जाम्पल होती है आर्किटेक्चरल स्टाइल का। और यहाँ पर एक जो पेरिस का नॉटर डेम चर्च होता है 12वीं और
13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। इस तरह का एक उदाहरण होता है पेरिस का नॉटेडम चर्च। तो इस तरह से चैप्टर जो होता है हमारा ख़त्म हो जाता है। आई होप समझ आया होगा।